अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं डॉक्टर आदिल अब्बासी। मैं कोई प्रैक्टिसिंग डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन जो मेडिकल साइंस मैंने पढ़ी है उसकी बुनियाद पे आप लोगों से कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रहा हूँ रिगार्डिंग वैक्सीनेशन, कोविड वैक्सीनेशन। असल में बहुत सारे लोग मुझसे साथी मुझसे पूछ रहे हैं कि ये वैक्सीनेशन लें कि नहीं, या लेनी चाहिए कि नहीं। तो देखिए, डिसीज़न आपका है। इस वीडियो के एंड में मैं अपना एक सजेशन ज़रूर दूंगा, मगर ये वीडियो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के लिए है। गॉट इट। देखिए, एक नॉर्मल मेडिसिन और एक वैक्सीनेशन में बिल्कुल अलग चीज़ें हैं, दो बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। मेडिसिन, वैक्सीनेशन, वैक्सीन्स कोई मेडिसिन नहीं है। वैक्सीन मेडिसिन नहीं है। देखिए, इसको समझने के लिए पहले इम्यून सिस्टम को समझते हैं कि इम्यून सिस्टम इतनी एडवांस मेडिकल साइंस होने के बावजूद हमारा जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत बहुत ज़्यादा आगे की चीज़ है। बॉडी के इम्यून सिस्टम के अंदर आता है बोन मैरो हमारा, लिम्फोसाइट्स और ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स जैसे ब्लड रेड होता है उसी तरह से एक वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जिसे लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। ये सब मिलके हमारे बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म बनाते हैं, जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। देखिए, क्या होता है, इसकी मैकेनिज्म की तरफ अगर जाएँ हम सबसे पहले कि हमारे बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म काम कैसे करता है। तो कोई भी फॉरेन पार्टिकल, चाहे वो कोई टॉक्सिक एलिमेंट हो या कोई बैक्टीरिया, पैरासाइट, वायरस, कुछ भी अगर बॉडी में हमारे इंजेक्ट होता है, आता है, तो हमारा जो बॉडी है वो इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लेती है कि ये कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट है, ये हमारी बॉडी का हिस्सा नहीं है। तो फ़ौरन उसको, उसके अगेंस्ट वो एंटीबॉडी बनाती है। ये जो फॉरेन पार्टिकल है ये एंटीजन कहलाता है, एंटीजन कहलाता है। और इसके अगेंस्ट फ़ौरन हमारी बॉडी के अंदर एक एंटीबॉडी बन जाता है। और ये जो एंटीबॉडी है वो बहुत ही स्पेसिफिक होता है। वो ख़ास ठीक उसी एंटीजन जो फॉरेन पार्टिकल आया है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए हमारी बॉडी अपने आप फ़ौरन वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। तो ये हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है। ये एक तरह से लॉक एंड की मेथड से काम करता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि ये हमारा एक एंटीजन है, इस शेप का, इसका शेप ऐसा है, मान लीजिए सपोज एक एंटीजन, ये कुछ भी हो सकता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, कोई टॉक्सिक एलिमेंट, कोई पैरासाइट, कोई फॉरेन पार्टिकल। तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी एक एंटीबॉडी बनाती है जो कि ठीक इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हो, और वो इसमें फिट होकर फिर वो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन जाता है। तो ये लॉक एंड की, इस मैकेनिज्म को लॉक एंड की भी कहते हैं। तो ये हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम इस तरह से काम करता है। अब जो ये बॉडी हमारी एंटीबॉडी बनाती है, ये पूरा एक डिफेंस सिस्टम हो गया, ठीक है ना। अब हम चाहते हैं कि एंटीजन क्या हो सकते हैं, यानी कि ये जो फॉरेन पार्टिकल है, मैंने आपको बताया कि ये बैक्टीरिया हो सकते हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट्स होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोप से दिखते हैं बैक्टीरिया। और इनसे बहुत कई गुना छोटे वायरसेस होते हैं जो एंटीजन में सबसे डेडली होते हैं, सबसे ख़तरनाक होते हैं, वो होते हैं वायरस। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया इतने छोटे होते हैं, ये समझिए कि जैसे कि हमारी बॉडी से बैक्टीरिया का जो रेशियो है कि वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बैक्टीरिया नेकेड आई से नहीं देखे जा सकते, उसके मुकाबिल अगर हमारी बॉडी एक बैक्टीरिया है तो वायरस उस बैक्टीरिया के बराबर एक वायरस होगा। तो बात कर लेते हैं पहले वायरस के शेप की, कि वायरस का अपना एक स्पेसिफिक शेप होता है और उसके अंदर एक जेनेटिक कोड होता है। वो जेनेटिक कोड डीएनए की शक्ल में हो सकता है या फिर उससे भी डेडली आरएनए की शक्ल में हो सकता है। कुछ वायरसेस डीएनए के भी हो सकते हैं, मोस्टली ज़्यादातर में सिर्फ आरएनए होता है। डीएनए हम जानते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे ये डबल थ्रेड है, तो इसके ऊपर एक स्पाइरल सा डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, और अगर उसी का सिर्फ एक स्ट्रिप हो तो वो आरएनए होती है। तो ये आरएनए एक इनहेरिटेंस का, एक जेनेटिक कोड का काम करता है जो कि वायरस में होता है, और खुद वायरस का एक अपना शेप होता है। और वायरस जो होते हैं वो, उनको कोई लिविंग होस्ट चाहिए होता है रेप्लिकेशन के लिए, अपने मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो अब वो लिविंग होस्ट कुछ भी हो सकता है, वो एक ह्यूमन बॉडी हो सकती है या वो कोई एनिमल की बॉडी हो सकती है जिसके अंदर वो रेप्लिकेट होते हैं। कुछ लोग इसीलिए वायरसेस को नॉन लिविंग कैटेगरी में डालते हैं, कुछ डीएनए होने की वजह से, आरएनए होने की वजह से लिविंग कैटेगरी में डालते हैं। ये एक अलग, बहुत ज़्यादा अलग बात हो जाएगी बहरहाल। लेकिन इसको रेप्लिकेशन के लिए एक लिविंग होस्ट की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारी जैसे वायरल डिजीज़ेज़ हैं,
इन्फ्लुएंजा, डेंगू, रेबीज़, एड्स, पोलियो, हेपेटाइटिस, ये सारी की सारी वायरस डिजीज़ हैं जो वायरस के स्प्रेड आउट होने की वजह से फैलती हैं। इनके अपने स्पेसिफिक वायरसेस होते हैं, उनके अंदर अलग डीएनए आरएनए कोडिंग होती है। तो अब दूसरा, इसके बाद नेक्स्ट हम समझते हैं वैक्सीनेशन क्या होता है। वैक्सीनेशन वैसे तो अलग अलग मेथड्स हैं, उनके अलग अलग टर्मिनोलॉजीज़ है। अब चूँकि मुझे उन टर्मिनोलॉजीज़ को आपको नहीं बताना, मुझे सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट हल्का सा बताना है, तो उसकी बात ना करके हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। वैक्सीनेशन में क्या करते हैं, हम इन्हीं वायरसेस को ले करके उनको इनएक्टिव करते हैं। अब इनएक्टिव करने के भी बहुत अलग अलग तरीके हो सकते हैं। एक तो ये कि उसका जो हम शेप है उसको हम डिस्टॉर्ट कर दें, यानी तोड़ दें, 2-3 हिस्सों में कर दें। सपोज जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक एंटीजन है, यानी कि ये एक वायरस है मान लीजिए, तो हम इसके शेप को तोड़ दें, 2 हिस्सों में कर दें, एक अलग इस तरह से। या फिर इसके अंदर जो आरएनए है, जेनेटिक कोड है, उसको निकाल के उसको हम थोड़ा बहुत चेंज कर दें, या उसको तोड़ के 2-3 हिस्सों में कर दें, अलग अलग कोडिंग उसकी अलग अलग चेंज कर दें, ठीक है ना। या फिर एक तीसरा मेथड ये हो सकता है कि एक जेनेटिक कोड जो है एक वायरस का जो शेप है, उसी से मिलता जुलता दूसरे वायरस का शेप ला करके कोई दूसरा वायरस जो उससे थोड़ा बहुत रिजेंबल हो, उसको इनएक्टिव करके, और वो हम किसी लिविंग होस्ट में, अब वो लिविंग होस्ट मैंने बताया ह्यूमन बॉडी भी हो सकती है या फिर कोई एनिमल्स की बॉडी भी हो सकती है, उसके अंदर हम इंजेक्ट करते हैं डेलिबरेटली उस वायरस को इनएक्टिव फॉर्म में। उसके बाद फिर हमारी बॉडी फ़ौरन उसको फॉरेन पार्टिकल समझ के एंटीजन मान करके एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। और एक बार जब हमारी बॉडी किसी भी मर्ज़ के लिए अपना खुद का एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, तो वो एक तरह से एक डाई बना लेती है, और वो डाई जो होती है वो उसकी मेमोरी में स्टोर हो जाती है, ठीक है। तो अब जैसे ही ये हमने उसको इंजेक्ट किया, हमारी बॉडी ने उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाई, उसने उसको एक शेप उसका एक डाई बना ली। तो शुरू में जैसे ही वो बॉडी डाई बनाती है, तो हमारे बॉडी जो है वो उसके इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो उसका इम्यून सिस्टम शुरू में काफ़ी वीक हो जाता है। यहाँ तक कभी कभी कुछ इतना वीक हो जाता है कि उसी इम्यून सिस्टम के कमज़ोर पड़ने की वजह से, उसी वायरस की वजह से हमारी मौत तक हो जाती है। जैसे HIV के केस में, एड्स का जो वायरस था HIV, उसके अंदर सबसे ज़्यादा हमारा इम्यून सिस्टम ही ब्रेक हुआ था, सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। तो जब हमारी बॉडी के अंदर वो HIV वायरस आता है, तो हम हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देता है। तो इम्यून सिस्टम इतना कमज़ोर हो जाता है कि फिर कोई भी छोटी मोटी बीमारी, चाहे वो एक कॉमन कोल्ड कफ हो, वो भी हमारे लिए डेडली हो जाती है। यहाँ तक कि अगर हमारा कहीं उंगली कट भी गई है तो ब्लड क्लॉट भी नहीं हो पाता, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग का जो प्रोसेस हमारी बॉडी करती है वो भी इम्यून सिस्टम का हिस्सा है, इम्यून सिस्टम का ही हिस्सा है ब्लड क्लॉटिंग करना भी। तो HIV की वजह से बहुत सारी मौतें इस वजह से हो गई, क्योंकि हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो गया था। अब इसी प्रोसेस को एक एग्जाम्पल से समझते हैं, वैक्सीनेशन की प्रोसेस को। मान लीजिए पोलियो है, तो पोलियो का जो हम वैक्सीनेशन करते हैं, तो पोलियो के वायरस को ही इनएक्टिव फॉर्म में इंजेक्ट करते हैं। अब वो इंजेक्टिव मैंने बताया कि वो अलग अलग टर्मिनोलॉजी है, उसके लिए अलग टाइप है कि ये कर सकते हैं कि हम उसके शेप को तोड़ करके अलग कर दें, या फिर ये कर सकते हैं कि उसके अंदर के जेनेटिक कोड को निकाल के खाली जेनेटिक कोड को इंजेक्ट करें बॉडी के अंदर। तो ये कई फेज़ में होता है, इसलिए पोलियो के केस में P1, P2, P3 पहले 3 फेज़ में होता था, अब 2 फेज़ में भी होता है पोलियो, एडवांस पोलियो जो हो गया है। तो इस तरह से फिर जब हमारी बॉडी उसका एंटीबॉडी बना लेती है, तो फिर दोबारा कभी भी इन फ्यूचर हमें वही पोलियो वायरस इंजेक्ट अगर होता है, हमारी बॉडी में आता है, तो चूंकि हमारी उसकी डाई पहले से बनी हुई है, तो फ़ौरन वो उसकी रेप्लिका यानी कि कॉपीज़ जो है वो फ़ौरन प्रोड्यूस करने लगता है उसी एंटीबॉडी के। तो हमारी बॉडी उससे लड़ लेती है, और कब वो वायरस आया और ने उसको किल भी कर दिया, हमें उसका पता भी नहीं चल पाता। इसी प्रोसेस को करने में जब ये हमारी बॉडी किसी नए वैक्सीनेशन जब होता है, तो आपने देखा होगा कि जब हम बच्चों को वैक्सीनेशन देते हैं तो उसको कुछ दिन के लिए थोड़ा बहुत बुखार भी आता है, क्योंकि उस वक्त हमारी बॉडी जो हमने डेलिबरेटली वो वायरस उसकी बॉडी में किया, इंजेक्ट किया है, उससे लड़ने के लिए लग गई है, तो इसलिए थोड़ी देर के लिए उसको फीवर वगैरह आ जाता है।
क्योंकि उस वक्त हमारी बॉडी कमज़ोर हो जाती है। इसीलिए ये बहुत अहम है कि जब हम बॉडी के अंदर बच्चे को वैक्सीनेशन दे रहे हैं तो उस वक्त बच्चे को किसी तरह का कॉमन कोल्ड या कफ नहीं होना चाहिए। इसीलिए डॉक्टर पूछते भी हैं, अगर उसके अंदर ऑलरेडी ये कफ व कॉमन, क्योंकि ये कफ और कोल्ड भी एक वायरल डिजीज़ ही है, तो जब ये इस वक्त अगर उसको वो होता है तो उस वक्त हमारी बॉडी ऑलरेडी उससे लड़ रही होती है, और ऊपर से हम वैक्सीनेशन कर दें तो इतनी कभी कभी वो डेडली भी हुआ है साबित। अब रही बात यह कि आप वैक्सीनेशन की एज, तो चूँकि हमारे इम्यून सिस्टम सबसे स्ट्रॉन्ग जो होता है वो एट वेरी अर्ली चाइल्डहुड में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसलिए जितने भी वैक्सीनेशन हैं, चाहे वो मैंने आपको बताया इन्फ्लुएंजा हो, हेपेटाइटिस हो, पोलियो हो, ये सारे के सारे इसके एट द एज ऑफ 5 या 6 तक दिया जाता है। बिल्कुल शुरू के एज से, वेरी न्यू बॉर्न से लेके एज 5 to 6 दिए जाते हैं वैक्सीनेशन, क्योंकि उस वक्त हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बनाने की सबसे ज़्यादा ताकत रहती है। तो इन टोटल अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें तो वैक्सीन इज़ नथिंग बट ए वायरस इटसेल्फ, जो कि इंजेक्ट हम करते हैं इन इनएक्टिव फॉर्म। उसी वायरस को, जैसे अगर हम पोलियो की ड्रॉपिंग कर रहे हैं तो पोलियो की ड्रॉप में वो पोलियो के वायरस ही होते हैं जो हम वैक्सीनेशन के तौर पे बच्चों को इनएक्टिव फॉर्म में दे रहे हैं। इसलिए आप देखें पोलियो ड्रॉप्स को हमेशा हम फ्रिज में रखते हैं, क्योंकि उनके टेम्परेचर कम होना चाहिए, ज़्यादा टेम्परेचर पे वो एक्टिव हो सकते हैं पोलियो के जो वायरसेस होते हैं। खैर, अब बात करेंगे स्पेसिफिक कोविड-19 के वायरस के बारे में, क्योंकि ये अब तक का सबसे छोटा, सबसे कॉम्प्लिकेटेड वायरस है। उसके अलावा तो उस कॉम्प्लिकेटेड वायरस के शेप को डिस्टॉर्ट करना, तोड़ना, फिर उसके अंदर के जेनेटिक कोड को निकाल कर उसको तोड़ना, या सिर्फ जेनेटिक कोड को या चेंज करना या उसको इनएक्टिव फॉर्म में करना, यानी इन टोटल पूरे वायरस को इनएक्टिव फॉर्म में बनाना वैक्सीन के तहत। और दूसरी चीज़ ये कि पहले उसके लिए क्लिनिकल ट्रायल्स करना। तो क्लिनिकल ट्रायल्स करने के लिए, क्योंकि ये होस्ट इसका एनिमल कोई बॉडी हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये अब तक कहीं ऐसा रिपोर्ट नहीं है कि किसी जानवर के अंदर भी कोविड हुआ है, तो उसके अंदर उसके क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं किए जा सकते थे। उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये भी है इसके अंदर कि जब आपने जो इसका वैक्सीन का जो एज लिमिट रखी है वो 18 to 45 रखी है। अब सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम जो होता है वो आप जितने भी वैक्सीनेशन हो रही हैं वो एट अर्ली एज पे हो रही है, तो इसके लिए आपने स्पेसिफिक 18 to 45 रखा हुआ है, बच्चों के लिए नहीं। और 18 to 45 हम कितने कैपेबल होते हैं, कितने स्ट्रॉन्ग एनफ हमारा इम्यून सिस्टम होता है, ये हमें देखना होगा। दूसरी चीज़ ये कि ये वायरस जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप क्या इस चीज़ को बिल्कुल श्योर हैं कि ये वायरस आपकी बॉडी में अब तक नहीं आया, क्योंकि कोई भी इस वक्त मान लीजिए जो फ़िज़ा है इसमें कहीं ना कहीं से अगर हमें ये वायरस लग गया और हमारी बॉडी ने उसका सेल्फ इम्यूनाइजेशन, इसे बोलते हैं नेचुरल इम्यूनाइजेशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं नेचुरल इम्यूनाइजेशन। अगर कोई वायरस हमारी बॉडी में कहीं से आ गया, इंजेक्ट हुआ ऑटोमेटिक, तो हमारी बॉडी खुद उसका एंटीबॉडी बना लेती है। तो अगर उसका नेचुरल इम्यूनाइजेशन वो कर चुकी है हमारी बॉडी, तो फिर वैक्सीन की कहीं से कोई ज़रूरत नहीं रह जाती। क्यों? क्योंकि वो वायरस अगर हमारी बॉडी में ऑलरेडी कहीं से आया और उसके बाद उसने उसी वायरस का अपना खुद एक एंटीडोट बना लिया। जैसे आपने सुना होगा कि जिन लोगों को एक बार कोविड पॉजिटिव हुआ फिर निगेटिव हुआ तो उनके ब्लड सीरम डोनेट किए जा रहे थे इस वैक्सीन से पहले, वही एक वैक्सीन का काम कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी ने वो एंटीबॉडी बना ली थी और फिर उनकी ब्लड सीरम से ही लोगों को राहत दी जा रही थी। जब तक ये वैक्सीन नहीं थी तो एक ब्लड सीरम भी एक उसका काम कर रहा था, जिसे बोलते हैं कि एंटीबॉडी का। जैसे वीनम के केस में किया जाता है। वीनम, एक प्रोसेस को समझाऊं अगर, कि जैसे हर तरह अलग अलग सांप के अलग अलग जहर होते हैं, तो उनके काटने के लिए जो बनाया जाता है वीनम, उसका प्रोसेस ये होता है कि सबसे पहले हम उसको डाइल्यूट फॉर्म में बहुत उस जहर को, उस स्पेसिफिक सांप के जहर को बहुत ही हल्का करके घोड़ों में दिया जाता है। फिर उस घोड़े के खून को, ब्लड को निकाल करके उससे सीरम बनाया जाता है। फिर वो सीरम ही उस स्पेसिफिक सांप का एंटीडोट की तरह काम करता है वीनोम। यानी वीनोम एक सांप का एंटीडोट बन जाता है। यानी फिर वो अगर वो किसी इंसान को काटे तो उसी ब्लड सीरम, घोड़े के ब्लड सीरम को अगर आप लगा दें
तो फिर वो क्योर हो जाता है। तो इस तरह से ये सीरम भी डोनेट हो रहे थे, आपने देखा था। तो हमारी बॉडी नेचुरल इम्यूनाइजेशन भी करती है। तो अगर हमारी बॉडी ने नेचुरल इम्यूनाइजेशन ऑलरेडी कर लिया है तो फिर हमें इनएक्टिव फॉर्म में इसी कोवैक्सीन के तहत कोविड-19 को के वायरस को ले नहीं है, ठीक है ना। तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट वैक्सीनेशन। अब लास्ट में मैं आपको कुछ सजेशन दूंगा कि पहले अगर आप वैक्सीनेशन चाह ही रहे हैं तो क्या आपकी बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग इनफ है कि उस इम्यून सिस्टम को, यानी जो आप इनएक्टिव फॉर्म में उस वायरस को ले रहे हैं, उससे वो निकल आएगी, यानी वो इम्यूनाइजेशन कर लेगी, उसका एंटीडोट बना लेगी। अगर है तो आप यू कैन गो फॉर वैक्सीनेशन। दूसरी चीज़ ये कि अगर नहीं है, मतलब ये कि अगर हमें कोई डेली कॉमन कोल्ड, शुगर, ब्लड प्रेशर, ये सब चीज़ें हैं जिससे हमारा हमारा डिफेंस सिस्टम हर रोज़ लड़ता है हमारी बॉडी में, तो हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम ऑलरेडी कमज़ोर पड़ा हुआ है। तो ऊपर से अगर हम इस तरह का ले लेते हैं वैक्सीनेशन, तो कभी कभी ये डेडली हो सकती है, क्योंकि हमारी बॉडी उस चीज़ इम्यून सिस्टम को उधर लग जाएगी अगर। तो ये वाला वैक्सीनेशन, ये जो हमारी बॉडी के रोज़ाना के जैसे थायराइड, बीपी, शुगर, ये सबको ये चीज़ डिसऑर्डर हो सकती है। दूसरा ये है कि अगर मान लीजिए कि आपने ये तय किया है कि आप वैक्सीनेशन कराने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप ज़रूर एक कोविड का टेस्ट, प्रॉपर टेस्ट जिसे कहते हैं, RT-PCR वगैरह करके देख लीजिए कि क्या आपको खुद कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव तो नहीं है। अगर आप खुद सेल्फ कोविड पॉजिटिव हैं तो फिर आपको वैक्सीनेशन की कहीं से कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हमारी बॉडी ने उस वायरस को ऑलरेडी इनटेक किया हुआ है और उससे वो निकल आई है बाहर। अब आप कहेंगे कि भाई इससे तो इतने सारे तो प्रोसेस तो चल ही रहे हैं जो वैक्सीन के, तो फिर क्यों वो करा रहे हैं। तो वहाँ पर मैं ये कहूँगा कि देखिए, गवर्नमेंट तो मास्क पहनने को भी कह रही है। क्या ये खाली एक रुमाल बांधना से हमारा ये कोविड रुक रहा है, या एक नॉर्मल था मास्क इस कोविड को रोक पा रहा है? ये खुद ही कह रहे हैं कि ये इतना माइन्यूट है कि N95 के मास्क लेवल के भी कारगर नहीं हो रहे हैं। तो ये सब एहतियाती तदाबीर है कि वैक्सीन लगा लीजिए या मास्क पहन लीजिए। हालांकि मास्क का कहीं से कहीं तक, मास्क से आप कोविड से बच जाएं ये सूटेबल नहीं है, एक नॉर्मल एक जनरल मास्क से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो बॉडी से वो वैक्सीन, कोविड का वायरस हमारे में लग सकता है, पहुंच सकता है। तो दिस इज़ जस्ट ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग। इसके बाद आप वैक्सीनेशन के पहले जाएं तो इन बातों का ख़ास ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।